नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की नींव की। नहीं, किसी इमारत की नहीं, बल्कि उस चीज की जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी खेती, हमारा जीवन टिका है, और वो है हमारी मिट्टी। जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर के किनारों तक वो कौन सी एक चीज है जो भारत के जीवन और इसकी अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद है? जवाब बहुत सीधा है, पर बहुत गहरा भी। ये है मिट्टी। हमारे पैरों के नीचे बिछी एक ऐसी विशाल और रंग बेरंगी चादर जिसमें अनगिनत कहानियां छिपी हैं। अच्छा, तो ये जो विशाल चादर है ना, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICAR के नाम से जानते हैं, 8 प्रमुख प्रकारों में बांटता है। और आज हम इन्हीं 8 प्रकारों की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 2 मिट्टियों से जिनका दबदबा सबसे ज्यादा है, मतलब वो 2 जो देश के ज्यादातर हिस्से पर फैली हुई हैं। और देखिए, ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि हम इन्हें प्रभावशाली जोड़ी क्यों कह रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी अकेले ही लगभग 46% हिस्से पर है और काली मिट्टी 17% पर। मतलब ये दोनों मिलकर ही देश के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। इसे भारत की उपजाऊ हृदय भूमि या फर्टाइल हार्टलैंड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यही तो हमारे देश का अन्न भंडार है। ये मिट्टी आपको सिंधु गंगा के विशाल मैदानों से लेकर तटीय डेल्टा तक मिलेगी। बनती कैसे है? असल में ये वो गाद है जिसे नदियां, खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियां, अपने साथ बहाकर लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। और कमाल की बात यह है कि भारत की 40% से ज्यादा आबादी इसी मिट्टी पर निर्भर है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी में भी 2 किस्में हैं। इसको समझना जरूरी है। एक है खादर। इसे समझिए, नई, ताज़ा और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। ये नदी के निचले बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है, जहां हर साल नदी एक नई परत बिछा देती है। और दूसरी है बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो ऊंची जमीन पर मिलती है, बाढ़ के लेवल से ऊपर। इसमें कंकड़ भी मिलेंगे और ये खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। चलिए अब इस जोड़ी की दूसरी मिट्टी की तरफ चलते हैं, काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसका एक बड़ा दिलचस्प नाम है, सेल्फ प्लाइंग सॉइल, यानी खुद बखुद जुताई करने वाली मिट्टी। तो स्वयं जुताई का मतलब क्या हुआ? होता यह है कि जब इस मिट्टी में पानी पड़ता है तो ये फूलकर चिपचिपी हो जाती है, और जब गर्मियों में सूखती है तो सिकुड़कर इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें जमीन के अंदर तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे खेत की जुताई करने पर होता है ना कमाल? ये मिट्टी आपको ज्यादातर दक्कन के पठार में मिलेगी और ये बनी है ज्वालामुखी की चट्टानों से। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी सोखकर रखने की गजब की क्षमता, और इसी वजह से ये कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत के कपड़ा उद्योग की नींव इसी मिट्टी पर रखी गई है। तो ये थीं 2 सबसे प्रमुख मिट्टियां। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की मिट्टी के रंगीन कैनवस पर नजर डालते हैं, जहां कुछ मिट्टियां अपने खास रंगों से पहचानी जाती हैं। लाल और पीली मिट्टी, जो भारत के करीब 18.5% हिस्से पर फैली है, इसका लाल रंग दरअसल फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के अंश की वजह से होता है। और जब यही मिट्टी पानी के संपर्क में आती है, मतलब हाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसका रंग पीला सा दिखने लगता है। तो है ये एक ही मिट्टी, बस पानी की मौजूदगी से रंग बदल लेती है। चलिए अब कुछ ऐसी मिट्टियों को जानते हैं जो चरम यानी एक्सट्रीम मौसम में बनती हैं, या तो जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर जहां बिल्कुल सूखा पड़ता है। सबसे पहले है लैटेराइट मिट्टी। इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी हवा लगने पर सूखकर ईंट जैसी सख्त हो जाती है। ये मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और मॉनसून में बारिश भी जबरदस्त होती है। इस भारी बारिश की वजह से मिट्टी के कई पोषक तत्व बह जाते हैं और पीछे बच जाता है लोहा और एल्यूमिनियम। शायद इसीलिए ये मिट्टी काजू, चाय और कॉफी जैसी बागानी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अब एक्सट्रीम का दूसरा सिरा, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाकों में मिलती है। इसमें पानी धारे रखने की क्षमता ना के बराबर होती है, लेकिन इसकी एक छिपी हुई ताकत है। अगर इसे पानी मिल जाए, मतलब सिंचाई की सुविधा हो, तो यह बहुत उपजाऊ हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने इस पूरे क्षेत्र की खेती को बदल कर रख दिया। तो अब तक हमने मुख्य मिट्टियों को देख लिया,
चलिए अब जल्दी से कुछ और खास तरह की मिट्टियों को भी समझ लेते हैं जो भारत के कुछ विशेष इलाकों में ही पाई जाती हैं। इस टेबल में देखिए, सबसे पहले है वन या पर्वतीय मिट्टी, जो पहाड़ी इलाकों में मिलती है और इसमें ह्यूमस यानी सड़े गले पत्तों की मात्रा बहुत होती है। फिर है लवणीय मिट्टी, जो सूखे इलाकों में मिलती है और जिसकी ऊपरी सतह पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे रे या कल्लर भी कहते हैं। और आखिर में है पीट मिट्टी, जो केरल और सुंदरबन जैसे दलदली इलाकों में मिलती है और जैविक पदार्थों से लबालब भरी होती है। तो ये तो हुआ आईसीआर का पारंपरिक वर्गीकरण। लेकिन चलिए अब एक बिल्कुल नए और आधुनिक नजरिए से भारत की मिट्टी को देखते हैं, जो हमें एक बड़ी और ज्यादा दिलचस्प तस्वीर दिखाएगा। ये है USDA यानी अमेरिकी कृषि विभाग का क्लासिफिकेशन। ये मिट्टी की उम्र और उसकी परतों के विकास के आधार पर होता है और इसके मुताबिक भारत की लगभग 70% जमीन पर सिर्फ 2 तरह की मिट्टियां हैं, इनसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स। आसान भाषा में कहें तो इनसेप्टिसोल्स वो हैं जो अभी अभी बननी शुरू हुई हैं और एंटीसोल्स वो जिनमें कोई खास विकास हुआ ही नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या है कि हमारे देश में ज्यादातर इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की ज्यादातर मिट्टी भूवैज्ञानिक नजरिए से बहुत नई है, मतलब ये अभी भी बनने और बदलने की प्रक्रिया में है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिस नींव पर हमारा देश खड़ा है वो कोई हजारों साल पुरानी और स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये युवा है, गतिशील है और लगातार बदल रही है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भारत की जलवायु बदल रही है तो मिट्टी का ये जो जीवित नक्शा है, ये भविष्य में कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे देश का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।